हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्याधन क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं मंत्री परिषद और दूसरा टॉपिक आपका होगा अस्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में हम मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है। फिर भी हम मंत्री परिषद को अलग से करेंगे, सेपरेटली करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको मंत्री परिषद के बारे में अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे उसे। अगर आप साथ में ही करते हैं राष्ट्रपति और मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, तो मंत्री परिषद अलग से क्वेश्चन आता तो समझ नहीं आता कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना और वो किस तरह से कार्य करती है। तो जो भी, इसलिए मैंने मंत्री परिषद को अलग से रखा है, आपकी बुक में वैसे अलग से नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ ही मंत्री परिषद चल रहा है, तो मैंने खुद से अलग से करा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मतलब अच्छे से आप कर पाए इस चीज को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद। ठीक है, तो पहला टॉपिक या पहला इसका पॉइंट ये है कि वो क्या करता है, सलाह। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो हम सलाह पहले लिख रही हूं मैं, सलाह और सूचना। ठीक है तो हमने जब राष्ट्रपति करा था तो उसमें था कि मंत्री परिषद से क्या लेता है, वो सलाह लेता है। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सलाह अगर जब वो लेता है तो एक तरह से पूरा मंत्री परिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे रहा है, वो एक सेतु का कार्य भी करता है। हमने प्रधानमंत्री में पढ़ा था, सेतु का कार्य करता है ना वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में। तो बहुत बार बस वो बात ही तो पहुंचा रहा है उस तक प्रधानमंत्री, बट जो बात है वो मंत्री परिषद की है। तो सलाह भी देता है और सूचना भी, राष्ट्रपति उनसे सूचना भी लेते हैं। किसी विभाग की अगर उन्हें सूचना लेनी, जो स्पेशली वो विभाग किसी मंत्री के पास है, तो उसकी सूचना क्या वो प्रधानमंत्री से लेंगे या उस मंत्री से लेंगे जिसके वो जो विभाग उनको मिला हुआ है ना। तो इसीलिए तो ये दोनों है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है ताकि अपनी शक्तियों को यूज कर सके, सूचना भी लेता है। ठीक है, मंत्री परिषद से। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? प्रधानमंत्री पे। अपने मंत्रालय को लेकर डिपेंड है कि कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी देंगे। नेक्स्ट है कौन सा मंत्री बनाएंगे उन्हें, राज्य मंत्री बनाएंगे, उप राज्य मंत्री बनाएंगे या फिर सिर्फ मंत्री बनाएंगे। तो ये चीजें डिपेंड किस पे है? हमारे प्रधानमंत्री पे। तो वो डिपेंड है, जो मंत्री परिषद है वो पूरी डिपेंड है प्रधानमंत्री पे, मंत्री परिषद के प्रधान पे डिपेंड है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी है उनकी। और क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मंत्री परिषद को बहुमत कहाँ मिलता है? लोकसभा में। तो लोकसभा के प्रति क्या होंगे? वो उत्तरदायी होंगे क्योंकि वो उनके प्रति काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है संसद। ठीक है, संसद की कार्यकारी समिति के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कार्यकारी समिति क्या चीज है? कार्यकारी समिति ये पहले भी आया था। कार्यकारी समिति वो होती है जो सत्ता या प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। वो किस तरह से काम करती है? सामूहिक, क्योंकि मंत्री परिषद एक समूह है, तो सामूहिक रूप से काम करती है वो संसद के प्रति। अगर हम देखा जाए तो देश को कौन चला रहा है? देश को मंत्री परिषद चला रहे हैं ना, जितने मंत्री हैं वो सारे वही चला रहे हैं देश को। तो क्योंकि देश की सरकार अलग है और राज्य की सरकार अलग है ना। तो इसीलिए तो देश की जो सरकार है वो ही चला रही है। तो इसीलिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति कार्यकारी समिति की तरह काम करते हैं ये लोग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका आकार। ये पेज नंबर आपके 91 पे है, आकार के बारे में। मंत्री परिषद का आकार, ये टाइटल है। तो आकार पहले क्या होता था, कितना भी बड़ा आकार बनता जा रहा है, मतलब मंत्री परिषद में कितने भी आ रहे हैं, उसके पैसे लेके आ रहा है, कोई अपने मंत्रियों को बड़ा बना रहा है, मतलब समूह को बड़ा बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटी तो बहुत मिलती है ना, हर एक तरह की फैसिलिटी मिलती है, हर तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, रुतबा अलग है, गाड़ी वाड़ी पहले तो लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ थी, उनकी अब तो नहीं है। तो ऐसे टाइप का, तो
इस तरह से फिर आकार को क्या करा गया, एक लिमिट करी गई कि ऐसे नहीं है कि जितनी मर्जी आप आकार बढ़ा लो। फिर संविधान में क्या हुआ, संशोधन हुआ। आकार के बारे में जैसे पहले दिया गया था तो उसका संशोधन हुआ। तो ठीक है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। 2003 में हुआ कौन सा संविधान संशोधन, संविधान, इसे संविधान संशोधन ऐसे बोलते हैं, संशोधन 91। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है कि आकार मंत्रिपरिषद का किसमें तय हुआ, 2003 में संविधान संशोधन हुआ 91वां। और क्या वो संशोधन था, वो संशोधन था कि लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में जितना टोटल मेंबर हैं, जितनी पूरी संख्या है उसका कितना 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तय हो गया, उनके आकार तय हो गया। अब संविधान संशोधन क्या चीज होती है, संशोधन। और 91वां 1 2 3 4 ऐसे होते चलेगा, तो नंबर ये आ गया इसका 91। जब आप बड़े हो जाओगे, पॉलिटिकल साइंस में कुछ करोगे, आगे जाके बीए करोगे, एमए करोगे, जो भी, ठीक है, पीएचडी, जो भी आपको करना है, तो आपको सारे संविधान पढ़ने होते हैं, संविधान संशोधन पढ़ने होते हैं कि कितने संशोधन हो गए, और एक एक चीज उसमें एक एक लाइन पढ़नी होती है कि संशोधन में क्या हुआ। ये तो बहुत सिंपल सा है, 15% चेंज हो गया ऐसे, और चीजें क्या हुई, बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ता है ताकि समझ में आए। और ये टफ नहीं लगता, ये इजी लगेगा, मजा आएगा कि क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे, किस सरकार ने ये सब करा, तो एक मजा आने लगता है। जब सब्जेक्ट अपना होने लगता है तो ये चीजें लगती नहीं और इनमें एंजॉय होने लगता है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट थे आपके, चौथा पॉइंट था, और एक थोड़ा वो वाला पॉइंट था जो क्या है, डिपेंड वाला पॉइंट था, मंत्रिपरिषद किस पे डिपेंड है, प्रधानमंत्री की उस पर डिपेंड है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो आपको मंत्रिपरिषद के बारे में अलग से मैंने समझाए और अलग से करे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो आपका है स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो स्थायी कार्यपालिका, इसका हम पहले भी कर चुके हैं, अस्थायी और स्थायी। स्थायी में कौन है, नौकरशाही, जो नौकर होता है उसका शाही वर्जन। ठीक है, वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली होती है और वो काम करता है किसके लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए। एक्चुअली वो कैसी कार्यपालिका है, जैसे हम नेता होते हैं, नेता को अपने एक्सपीरियंस से, अपने लीडरशिप क्वालिटी से, हम प्रवक्ता, एक बोलने का तरीका उनका अच्छा होना चाहिए, उस तरह से हम जज करते हैं नेता को। हम नेता को कभी देखा है कि कितना पढ़ा लिखा है, देखते ही नहीं हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सही अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। ऑफकोर्स उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा इसलिए होना चाहिए, पढ़ाई से और चीजों से क्या आती है, हमें समझ पैदा होती है, हम चीजों को अच्छा सोच पाते हैं, हमारा विजन बहुत अच्छा होता है। मगर हमारे नेताओं में ये क्वालिटी हम नहीं देखते, तो इसीलिए एक ऐसी बॉडी तैयार करेगी, एक ऐसी मशीनरी तैयार करेगी जो पढ़ी लिखी हो, जो वेल स्किल हो उसके अंदर, और जो देश को चलाने में एक्चुअल में काम करे, है ना। जब हम इतने बड़े देश के बारे में सोच रहे हैं और हम एक विकासशील देश से विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक ऐसी बॉडी की हमें जरूरत है। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी तैयार करी गई, और अभी से नहीं, ये ब्रिटेन के टाइम से थी, उन्होंने ही ये व्यवस्था चलाई और हमने इसको कैरियर वे अभी तक करा है, और अच्छी चीज है, वो हम क्यों नहीं करेंगे कैरियर वे। ठीक है, हमने संकोच तो कभी नहीं करा अच्छी चीज अपनाने से, इसलिए हमने इसको भी अपनाया है। तो क्या होता है, ये मोटी मोटी चीज मैं समझा देती हूँ ताकि दिमाग में बैठे कि क्या कैसे काम करते हैं। ये इनका एक पेपर होता है, और एक ऐसा एग्जाम होता है जो हर तरीके से इनको तैयार कर देता है। ठीक है,
हर एक तैयारी में ये प्रिपेयर होते हैं, हर एक क्षेत्र में इनकी नॉलेज होती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा छोड़ते नहीं है कि आपको एकदम से ब्लैंक हो जाए इसके बारे में, है ना। हर एक चीज के बारे में पेपर होता है इसमें, ठीक है। चाहे आप कोई सी फील्ड में पढ़ना, आपको सब कुछ पड़ेगा और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है। हाँ, आपने कभी मुखर्जी नगर का नाम सुना हो, कैंप का नाम सुना हो, तो वहाँ पे इसी चीज़ की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे इसीलिए कोचिंग खुले हुए हैं सारे, तो इसी चीज़ की तैयारी होती है। उनका अपना एक रुतबा है, अपना एक, ठीक है, ये सब है। तो ये करते क्यों हैं जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, वो कैसे काम करते हैं उनको समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट है एक, हमारा इस तरह का ढांचा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और फिर राज्य होते हैं, राज्य में अपनी सरकारें होती हैं। पर जब हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार है तो वो थोड़ी ही सिर्फ एक राजधानी में बैठ के सब कुछ काम कर रही है, वो ऐसे काम नहीं करती। वो अपने कुछ बंदे भेजती है। वो बंदे क्या होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, वो राज्य में जाते हैं और वहाँ पे भी वो काम करते हैं। उनके परहैप्स पे वो काम कर रहे होते हैं और वो राज्य की मशीनरी में हेल्प कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। उनको कौन हटा सकता है? उनको संघ सरकार ही हटा सकती है। तरह से वो उन्हीं के बंदे होते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो कैसे अपने सारे तरफ बंदे भेज के अपने काम कर रही होती है, उन्हीं से वो सूचनाएं लेती है, उन्हीं को वो काम करवाती है, इस तरह से। तो लिंक है, हर एक राज्य लिंक है। सरकार भले ही कोई सी भी है, बट स्थायी कार्यपालिका उनकी लगी हुई है। इस तरह से काम होता है, ठीक है। ये समझने की वाली बात है, बस इस तरह से, ठीक है। तो आपकी बुक का टॉपिक शुरू होता है, क्या है? कार्यकारी। कार्यकारी कैसे, मैंने बताया ना, कार्यकारी कौन होते हैं? जो सत्ता में होते हैं, वो काम करते हैं। तो कार्यकारी में 3 हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्री परिषद बोल सकते हैं, और थर्ड कौन सा है? आपकी नौकरशाही, ठीक है, सिंपल। 3 चीजें ये काम करती हैं एक्चुअल में जब कोई भी नीति, कोई भी चीज लागू करनी होती है, ठीक है। नीतियां बना दी, कमरे में बैठ के नीतियां बन गई, संसद में बैठ के नीतियां बन गई, कानून बन के, उनको लागू कौन करवाएगा? उनको ग्राउंड लेवल तक कौन लेके आएगा? इनका काम होता है लाने का, ठीक है। तो इस तरह से। और क्या है इनका? ये इनका बेसिक फंडा क्या है? नागरिक सेवा, ठीक है। नागरिक सेवा का काम है इनका, और नागरिक सेवा करते हैं ये लोग, ठीक है। जब हम कभी भी IAS और इनके क्या चलते हैं, इंटरव्यू चलते हैं, तो इनका बेसिकली एक चीज रहती है कि ये क्या बोलते हैं हमेशा कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हो, इस सेवा में किस लिए आना चाहते हो। तो हम इनको जब बताते हैं कि हम किस लिए आना चाहते हैं या किस लिए, तो एक चीज होती है कि ये बोलते हैं नागरिक सेवा के लिए आना चाहते हैं, और किस लिए आना चाहते हैं? लोक हित के लिए हम आना चाहते हैं, ठीक है। दो चीज इनकी मतलब कीवर्ड है इनके, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। फिर आगे जो भी इनका अपना आंसर होता है कि ठीक है, तुम नागरिक सेवा के लिए आना चाहते हो, लोकहित के लिए आना, तो क्या करोगे? वो उनका अपना आंसर होता है। बट एक्चुअल में ये इसी के लिए काम करते हैं, ठीक है, लोकहित के लिए और नागरिक सेवा के लिए। इनका कुछ नहीं होता, मतलब इनको ऐसा कि नहीं है कि हम नेता के लिए कुछ कर रहे हैं। जो भी आपका काम इनके लिए है, इसीलिए ये बॉडी तैयार करी गई है, एक समझदार, एक अच्छे वर्ग के लिए, है ना। तो ये है ना। और क्या काम है इनके? एक हमें एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है जो दक्ष हो। मैंने बताया है कि इनकी पढ़ाई इस तरह से होती है, इनका पेपर इस तरह से होता है, इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि इनका एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जिसके बारे में ये जानते ना हो। इनको हर एक चीज के बारे में नॉलेज दी जाती है, इस तरह से इन्हें तैयार किया जाता है ताकि हमारे देश को एक अच्छा भविष्य मिल सके, है ना। समझ लो नेता तो पढ़े लिखे नहीं है, उनका कुछ भी आइडिया हो सकता है,
बट वो एप्लीकेबल किस तरह से होगा ये बड़ी चीज होती है। वो किस तरह से लागू होगा, प्रबंधन कैसा होगा, उसमें क्या रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइडिया वो देते हैं जो लागू होते हैं। इनका नाम नहीं होता, नाम किसका होता है, उस सरकार का होता है जब वो काम होता है। मेट्रो आया, मेट्रो आपको लग रहा है किसी नेता ने कोई लाया होगा, ऐसे आइडिया किसका था ये, इनका। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडिया। सीएनजी बस का जो दिल्ली में आई है वो किसका आइडिया था, इस मशीनरी का। रोड के बीच में प्लांट लगाने का आइडिया किसका था, ताकि पोल्यूशन कम हो एटलीस्ट, इनका। ऐसे बहुत सारे आइडिया, बट वो जिस सरकार में होते हैं सरकार को बेनिफिट होता है उन सब चीजों का, है ना। तो ये भी है। ऐसे बहुत यूनिक आइडियाज देते हैं ताकि जनता को उससे फायदा हो, जनता को बेनिफिट हो, है ना। तो ऐसी चीजें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ताकि किसी को उसका जो उस नीति का फायदा सिर्फ और सिर्फ किसको, जनता को। तो इनका काम ये है, एक दक्ष मशीनरी कहते हैं। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राजनीति के प्रति ऑफ कोर्स उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये कार्यपालिका हमने पढ़ा था ना, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका भी इनके अंदर इंक्लूड है। ये किसके अंदर काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके साथ ही काम करते हैं। मंत्री, सरकार, राजनीति उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बैठ के काम करते हैं, उनको अपने आइडियाज देते रहते हैं कि विदेश नीति में कि इस तरह से काम होना चाहिए, तो इस तरह से, है ना। तो राजनीति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल इनकी क्या हो जाती है, तटस्थ। मतलब इनको इस तरह से रहना पड़ता है ताकि बैलेंस कर पाए, राजनीति के प्रति अपना आप को समर्पित ना कर दें, है ना। भले ही राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं, भले उन मंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, बट वो काम जनता के लिए होना चाहिए। तो इनको इस तरह से रहना पड़ता है ताकि बैलेंस कर पाए, किसी भी राजनीति अप्रोच का इन्फ्लुएंस ना हो जाए इनकी सोच में, वो काम इस तरह से करें। बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत कठिन काम है कि आप उनके साथ काम कर रहे हो बट आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना उनसे। आपको वो अगर कोई नीति बना रहे हैं उसको लागू इस तरह से होने की जनता को फायदा हो, है ना। ऐसे बहुत सारी मूवी आई हैं, ठीक है। वो उनमें देखना कि उनमें किस तरह से कंडीशन बताई गई है। गंगा जल एक मूवी है जिसमें अजय देवगन ने काम करा है। वो एक आईपीएस थे और उनको किस तरह से नेता से और अपने आप मतलब कितना दिक्कतें आई। अपहरण मूवी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जहाँ पे इनकी मशीनरी, इनकी दिक्कतें बताई गई हैं कि कितना स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, है ना। ऐसे बहुत बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस ने, एक आईएएस ने सुसाइड कर ली अपने सब पूरी फैमिली को मार के। तो ये इतनी बड़ी चीज हो गई, कितना प्रेशर रहता होगा उन पे, है ना, काम का भी, राजनीति का भी, और उसमें बैलेंस करना खुद को। तो बड़ी चीज है ये, उनका काम 24 घंटे होता है। तो इस तरह से अपने आप को बैलेंस रखना काम के बीच में, तो ये चीज है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर कुछ अच्छा और ईमानदार होता है और वो राजनीति की नहीं मानता, तो क्या होता है, उनका ट्रांसफर करवा देते हैं, है ना। तो ऐसा भी देखा गया है हमने। और क्या होता है, अब इनकी बात हो रही है ना, तो इनको लाने का क्या है, स्वतंत्र निकाय है इनकी, ठीक है। एक स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय का काम करती है। अगर हम किसी राजनीति से कुछ करके काम करें, सरकार उनको लेके आ जाए, तो वो क्या चाहेगी कि ये मेरे लिए काम करे ये बंदा, बट इसीलिए एक स्वतंत्र निकाय बनाई गई और उसका नाम क्या है आपका, संघ लोक सेवा आयोग नाम है। पेज नंबर 95 सेकेंड पैराग्राफ में 3 लाइन के बाद बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग एक आयोग ऐसा है जो इनको स्वतंत्र रूप से इनका एग्जाम्स करवाता है, इनको ट्रेनिंग करवाता है, तब ये लेके आता है। तो क्या नाम है इसका स्वतंत्र निकाय का, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। बहुत बड़ा आयोग है ये, जिनका काम ये होता है। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, ये सब बोर्ड होते हैं ना, जैसे डीएसबी बोर्ड है, तो ये भी एक बोर्ड है जो एग्जाम करवाता है और इनके एग्जाम करवाता है ये, ठीक है।
तो ये है सपना दिखाया है। अब बात होती है इनको हटाया कैसे जा सकता है, हटाने की बात भी होगी कि इनको हटाता कौन है इनको, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाएगा इनको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने का है कि आप ऐसे निलंबित नहीं कर सकते, यानी पे पूरी इंक्वायरी बैठेगी, पे पूरी जांच होगा, तब जाके अगर उन्हें लगा कि वो हटेगा तब जाके वो हटते हैं, ठीक। तो हटाने का काम है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ठीक है। हमारे अपने किसी व्यवस्था पे बिलीव हो ना हो, बट हम सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत बिलीव करते हैं, हमारे देश की जनता बहुत बिलीव करती है कि ये अगर कुछ कर रही है, कुछ निर्णय दिए हैं तो भाई सही है, भले लेट हो बट ये है कि हाँ सही देती है वो, ठीक है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी के नेता में नहीं है। तो ये और क्या है, आरक्षण, आरक्षण की व्यवस्था भी है। आरक्षण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहले किसको मिला था इसमें आरक्षण, पहले मिला था पिछड़ी जाति को, ठीक है। और पहले पेज नंबर 95 लास्ट पैराग्राफ से ऊपर वाला पैराग्राफ है, दलित को और आदिवासियों को पहले मिला था, उसके बाद महिलाओं को और पिछड़ी जनजातियों को भी मिला, ठीक है। तो 4 लोगों को स्पेशली इसमें आरक्षण है। महिलाओं को इसलिए कि यार ऑफ कोर्स किसी भी समाज में महिलाओं की संख्या इतनी है और अगर महिलाएं रिप्रेजेंट नहीं कर रही तो उनकी दिक्कतें कैसे सामने आएंगी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको देश को ऑफ कोर्स देश को एक पहचान कैसे मिलेगी, है ना। तो महिलाओं को होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आरक्षण की बात हो गई इसमें। और किसके लिए काम करते हैं मैं बता ही चुकी हूँ, लोकहित के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। लास्ट में बताया गया है कि सिविल सेवा का वर्गीकरण बताया गया है, ठीक है। 3 वर्गीकरण है, अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, जो IAS और IPS बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। केंद्रीय सेवाएं हैं, विदेश सेवा। आपने इंडिया गेट के आसपास दूतावास देखे होंगे, ठीक है। एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वो नौकरशाही होते हैं जो दूसरे देश में जाके अपना काम करते हैं, उनसे डील करते हैं, ठीक है। अगर हमें अमेरिका से बात करनी है तो हम जाके डायरेक्ट कॉल थोड़ी कर देते हैं ओबामा को या जो भी ट्रम्प को, इन सबको, है ना। उनकी डायरेक्ट राष्ट्रपति से बात नहीं करते हैं, हम पहले दूतावास में कॉल करते हैं फिर वो करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट लिंक उनसे होता है। तो हर कंट्री में हर एक देश के दूतावास होते हैं, तो वो विदेश सेवा में होते हैं, ठीक है। हमारा भी है। और क्या होता है, अगर उस दूतावास के आसपास या उस दूतावास के अंदर कुछ भी हो जाए हमारे देश की तरफ से, तो क्या माना जाएगा, उस देश के प्रति हमला माना जाता है, ठीक है। और वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। अगर सपोज हमने अमेरिका के दूतावास पे हमला कुछ हो गया, चाहे वो हमें सरकार को नहीं पता या आम जनता ने कर दिया किसी ने, तो वो क्या माना जाएगा, वो एक हमला माना जाएगा, अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र किसका है, वो इंडिया के अंदर नहीं है, वो अमेरिका का क्षेत्र है। ऐसे तो दूतावास बहुत शांत रखते हैं और वहां पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो ये विदेश सेवा में। नेक्स्ट है भारतीय सीमा शुल्क, पता ही लग रहा होगा, जो सीमा पे शुल्क का काम होता है, टैक्स का काम होता है, वो भी इनके अंदर है। और प्रांतीय सेवाएं, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ठीक है, ये सरकार के होते हैं, जैसे अपनी राज्य की सरकार, डिप्टी कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब पता है, जो कलेक्ट करता हो, क्या कलेक्ट करता हो, टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करता हो, ठीक है। तो वहां से बना है ये। और बिक्री कर अधिकारी, ये भी टैक्स के ही है, जो हमें जो हर रिसोर्स से टैक्स मिलते हैं उसका अधिकारी, वो रेवेन्यू का अधिकारी जो ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये सेवाएं हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में इस टॉपिक के बताया गया है इसकी नेगेटिव क्या चीजें हैं नौकरशाही की। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, एक तो यही तटस्थ रहना, बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो बहुत सारे ये हैं, ये राजनीति का खिलौना बन जाते हैं। ये खिलौना शब्द आपकी बुक में दिया गया है, वो खिलौना बन के रह जाते हैं कि उन्हें राजनीति इस तरह से अपने घुमा देती है कि वो क्या करें, है ना। ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे पास प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, बट हमने ऐसा अच्छे से सुना है। बिहार में बहुत होता था ये, लालू जब वहाँ के वो थे, क्या थे, CM थे, तब ये बहुत होता था। फिर यूपी में भी बहुत हुआ, जब मायावती जी CM थी, ममता के टाइम पर भी बहुत हुआ है ऐसा, कि वो मशीनरी को बिल्कुल क्या करती हैं, पीछे करती हैं और अपनी चीजें चलाती हैं, चाहे उससे किसी को फायदा हो या नुकसान हो, वो उनकी अपनी राजनीति है। ऐसे बहुत सारे इसमें देखा गया है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है और ऐसा हुआ है, ठीक है। तो
इसमें एक चीज बोली गई है कि अगर किसी इस नौकरशाही के साथ, जो स्थायी कार्यपालिका के साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ जाए, उसके लिए ऐसे कोई निकाय नहीं बनाई गई है ना। तो वो कहाँ जाए, वो किस पे अपनी शिकायत दर्ज करवाए, कहाँ जाके वो अपनी ताकि चीजों के बारे में क्या हो, जांच पड़ताल हो और वो अपना न्याय कर सके। बट ऐसी कोई निकाय नहीं है, तो वो निकाय की मांग करी गई है। बट फिर भी एंड में आशावादी की तरह हमने एंड किया है आपकी बुक ने कि अच्छा होगा और नौकरशाही अपना काम अच्छे से करेगी और बैलेंस करती रहेगी अपने आप को, ठीक है। तो नौकरशाही इसलिए बहुत जरूरी है ताकि एक पढ़ा लिखा समाज हमारे निर्णय को लागू कर सके, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। 2 टॉपिक हमारे अच्छे से हो चुके हैं, नौकरशाही और मंत्री परिषद। नए टॉपिक में मिलेंगे हम आपको, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर है विधायिका, और इसमें पढ़ने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि हम राजनीति के बारे में इसमें अच्छे से जानेंगे, नेताओं के बारे में अच्छे से जानेंगे, मंत्री परिषद को अच्छे से जानेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।